हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स एंड आज हम लोग इसका मार्क बूस्टर वन शॉट करने वाले हैं। मार्क बूस्टर क्या होगा जो एक्चुअल में आपके मार्क्स बूस्ट करेगा, क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, उसके क्वेश्चन बच्चों को जनरली हार्ड लगते हैं, तो वो इंक्लूड किए गए हैं। एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं और श्योरली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड यस, इस लेक्चर में हमने सुंदर सुंदर नोट्स का यूज किया है। ये नोट्स हैं भाई, है ना, और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। लाइक गोल 1000 का और कमेंट गोल भी 1000 का रख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आप वेट कर रहे हो कि यार हमें बढ़िया बुक लेनी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा सीदास पब्लिकेशंस की तरफ से हाई स्कोर सैंपल पेपर, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए आते हैं। और ये सैंपल पेपर बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम की फील देंगे, बिल्कुल जैसे एक्चुअल पेपर होते हैं वैसे ही ये पेपर है। इसमें आंसर शीट है, लूज फॉर्म में क्वेश्चन पेपर है ना, और आंसर बुकलेट है। तो सब बच्चों के पास ये होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट? किसके साथ ट्रीट किया गया है? ब्रोमीन वाटर के साथ एंड HNO3 के साथ। देखिए, ये हमारे पास होता है ग्लूकोज, वेरी नाइस। ये हमारे पास होता है ग्लूकोज। आप लोगों ने जब इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडेशन कर देगा एल्डिहाइड की, इसको कन्वर्ट कर देगा COH, ये हो जाएगा CHOH4 और इधर CH2OH। इसका नाम क्या है? इट इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। आपसे पूछा क्या जाता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये रिएक्शन आपको सजेस्ट क्या करती है, क्या बता रही है? अब अगर देखो तो इसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है, तो दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ये रिएक्शन हमें किसके बारे में बताता है भैया? एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में बताता है। आगे मूव करो। CHO CHOH4, इधर है CH2OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन की है HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर सकता है? ये ऑक्सीडेशन कर सकता है इसको COOH, ये CHOH4 एंड इधर COOH। तो क्या हो गया मेरे भाई? ये हमारे पास बन जाता है सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये तो पहले भी ऑक्सीडाइज हो ही रहा था। इसने एक्चुअल में किसको ऑक्सीडाइज किया है? इसको। CHO को ऑक्सीडाइज करना इजी है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया है टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस रिएक्शन कंफर्म, इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है? दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। बेटा जी, मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक क्वेश्चंस की क्लास है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, बहुत ज्यादा थ्योरी तो नहीं कराऊंगा। तो अगर थ्योरी करनी है आपको, बिल्कुल ही नहीं आती, तो वन शॉट देख लो। थोड़ी बहुत आती है तो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर एक 60-70 मिनट्स की रिवीजन वीडियो है, या फिर अगर अच्छे से आती है तो 30 मिनट्स की रिवीजन वीडियो देखो, 15 मिनट्स की रिवीजन वीडियो देखो। बट आपकी थ्योरी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, देयर आर 5 OH ग्रुप। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि इधर 5 OH ग्रुप है, तो आप कैसे कर सकते हो? ये हमारे पास होता है ग्लूकोज, है ना, ये हमारे पास है ग्लूकोज। आप लोग 5 OH को कंफर्म कैसे कर सकते हो? आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। जब आप ये ले लोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? OH अपने H को रिलीज कर देता है, इधर से इसका H रिलीज हो जाएगा। ये यहां से ये क्या बन गया? ये बन गया CHO, ये CH2O, वेरी नाइस।
ये CHO, ये CH2O, और इधर क्या लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये 4 टाइम्स है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज, वेरी नाइस बेटा, सॉरी, मतलब गलती हो जाती है तो वेरी नाइस करके मन को समझा लेता हूँ कि हाँ यार गलती की, ऐसे नहीं करना है, आदत सी है, धीरे धीरे जाएगी। कई बच्चे बोलते हैं कि सर गलती करने के बाद वेरी नाइस क्यों बोलते हो। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, एंड यही रिएक्शन हमें कंफर्म करती है कि इधर 5OH ग्रुप है। सर कैसे? देखो ना, 5OH ग्रुप के साथ ही तो पंगे लिए गए हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को तो डिस्टर्ब नहीं किया गया ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज अ, है ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। हाँ, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग शुगर वाली मैंने कॉन्फिडेंस बूस्टर में भी कराया था। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रुक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, इसके अलावा बात करें तो माल्टोज, लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है। एंड इसके अलावा बच गए जैसे कि सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? विच कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन। उन पे रिड्यूस करने का मतलब होता है खुद पे ऑक्सीडेशन करना। चलिए एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये Cu2 पॉजिटिव 2H2, इसे बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं इसको, हाँ फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। टोलेंस रिएजेंट होता है वो सिल्वर वाला होता है, सॉरी उम्र का फर्क पड़ जाता है। तो भाई क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है? आप देखिए ये CH बन चुका है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज ग्लूकोनिक एसिड। इसको रिड्यूस कर दिया, इस वाले को रिड्यूस कर दिया। सर इसको रिड्यूस कैसे कर बोल रहे हो आप? इसको रिड्यूस कर दिया, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इसकी तो रिडक्शन होगी ना, और खुद पे ऑक्सीडेशन हुई है भैया। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लग गया तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव फ्यू मॉलिक्यूल। फ्यू मॉलिक्यूल से क्या मतलब है? 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है भाई इन्वर्जन, है ना, कि जो शुगर है, शुगर हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, और ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाता है, एक बनाता है D+ ग्लूकोज और एक बनाता है हमारे पास D- फ्रुक्टोज। मुझे बड़ी खुशी का आभास होगा अगर आप लोग इनकी डिग्री भी बता देते हो। ये D+ ग्लूकोज है, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है। फ्रुक्टोज की लेबोरेटरी होता है ये, इसकी लेबोरेटेशन इसकी डेक्स्ट्रोरोटेशन से ज्यादा है, मतलब ओवरऑल मिक्सचर लेबोरेटरी है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लेबोरेटरी हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया, उल्टी हो चुकी है कॉन्फ़िगरेशन, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। एंड ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या होती है इन्वर्ट शुगर? इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दैट इज क्रिएटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विद एसिड और एंजाइम। एक क्वेश्चन पूछूंगा, एसिड और एंजाइम से अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओ, किससे हाइड्रोलिसिस फास्ट होगी, एसिड से या फिर एंजाइम से? आगे मूव करते हैं, नेम द डाइसैकेराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर आप माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है, एक फ्रुक्टोज का मिलता है। अगर आप लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हो, लैक्टोज कहां से मिलता है हमें? मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको, कोज इसका मेन सोर्स मिल्क होता है। ये हमें क्या देगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये तो पूछा नहीं गया, मैंने क्यों बताया है कि अगर ये भी पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर कर दो। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग 2 मोनोसैकेराइड। 2 मोनोसैकेराइड किस लिंकेज से जुड़े होते हैं भैया? वो जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। जैसे कि ये एक मोनोसैकेराइड है, इसमें एक तरफ OH होगा, है ना, ये एक मोनोसैकेराइड है, ये एक दूसरा मोनोसैकेराइड है, तो क्या हो जाएगा इधर? ये यहां से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब इधर से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे
बाय ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन की लिंकेज से। इस ऑक्सीजन की लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां देखने को मिलती है, मोनोसैकेराइड्स के अंदर, दो मोनोसैकेराइड इस लिंकेज से जुड़े होते हैं। अगला है राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन स्ट्रेट चेन 5 अल्कोहलिक ग्रुप। 5 अल्कोहलिक ग्रुप हम लोग बता चुके हैं। एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप हम लोग बता चुके हैं कैसे, ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन थी, है ना। स्ट्रेट चेन बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज होता है CHO CHOH4, इधर है CH2OH। इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा HI के साथ, है ना। HI ले लेंगे, HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी रिडक्शन कर देगा। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या बन के आएगा, हमारे पास बन के आएगा एनहेक्सेन, है ना। और देखो सीधी चेन लगी तो हुई है। तो जैसे ही आप ग्लूकोज को ट्रीट करते हो विद HI और इसको गर्म कर दोगे तो हमारे पास हेक्सेन बनेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट भाई। क्या था, एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड बताना है तो आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे, बट अगर वो ये पूछ ले कि हमें ये बताना है कि इधर कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करना है तो क्या करेंगे, ये हमारे पास है ग्लूकोज, है ना। कुछ इस तरह से हमारे पास ग्लूकोज होता है। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी है किसके साथ, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी HCN के साथ। ये H पॉजिटिव है, ये Cn नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा COH CN, इधर H, इधर CHOH4, इधर CH2OH। इसका नाम होता है बेटा जी ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। इसके अलावा एक और रिएक्शन करवा सकते हैं हम, जैसे कि ये हमारे पास ग्लूकोज है ना, ये हमारे पास है ग्लूकोज। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी NH2OH के साथ। जब आप लोग इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ करते हो तो ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन गया C, इधर H डबल बॉन्ड NOH, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा CHOH4 एंड इधर CH2OH। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज ग्लूकोज ऑक्साइड। इस रिएक्शन से क्या पता चला हमें, इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोनिक ग्रुप होता तो भी इसी तरह की रिएक्शन होती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स किसे कहा जाता है भाई, बताइए, पॉलीसैकेराइड किसे कहा जाएगा। A polysaccharide is a carbohydrate which on hydrolysis yield a large number of monosaccharide. Example है starch, cellulose. Polysaccharide क्या होते हैं, saccharide word is used for carbohydrates. poly मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें बहुत सारे होते हैं मोनोसैकेराइड, 100 to 1000 मॉलिक्यूल होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। देखिए ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसके, स्टार्च के। जो अमाइलोज है वो कितना होता है 15 to 20% ऑफ स्टार्च होता है, ये कितना होता है 18 to 85% ऑफ स्टार्च होता है। ये जो अमाइलोज होता है बेटा ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक ब्रांच चेन पॉलीमर है। ये सिंपल सा है, तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर और इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये हम कर चुके हैं। इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। अगली बात, इट कंटेन अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब एक मोनोसैकेराइड है उसका फर्स्ट कार्बन, दूसरे वाले मोनोसैकेराइड का फोर्थ कार्बन, फिर फर्स्ट कार्बन, फिर फोर्थ कार्बन, इस तरह से लिंकिंग होती है अमाइलोज के अंदर। और अगर आप अमाइलोपेक्टिन की बात करो तो इधर चेन है एंड ब्रांच है।
जो सीधी चेन बन रही होगी वो कार्बन 1 एंड कार्बन 4 की बन रही होगी, और जो ब्रांचिंग हो रही होगी बेटा वो फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन की हो रही होगी। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे कि सीधी चेन बन रही है ना, ये किसकी बन रही है, मान लो कि ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 1, 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 ये तो स्ट्रेट चेन हो गई। अब इसमें ब्रांचिंग जो हो रही होती है वो कहां से हो रही होती है भाई, इसका फर्स्ट कार्बन एंड इसका सिक्स कार्बन इस तरह से जुड़े होते हैं। क्लियर है। इट कंटेन अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड between two glucose unit in straight chain and alpha 1,6 glycosidic linkage at the branching। ब्रांचिंग पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और स्ट्रेट चेन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। आगे है डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। सबसे पहले है डीनेचर्ड प्रोटीन या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है भाई, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे क्या हो जाएगा, secondary and tertiary structure of protein are destroyed while primary structure remains intact। secondary tertiary structure destroy हो जाता है, प्राइमरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना हम लोग, केमिस्ट्री सेम रहनी चाहिए, है ना। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केमिकल सेम रहती हैं। अब हो कैसे सकता है ये, इट कैन बी डन बाय चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। कभी भी डीनेचुरेशन करानी है पीएच को बदलाव करके या फिर टेम्परेचर को। एग्जांपल, बड़े फेमस एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एग्स, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं भाई, जो जरूरी है हमारे लिए, जरूरी है। दोज अमीनो एसिड विच कांट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सो मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती तो डाइट के थ्रू सप्लाई करनी पड़ेगी। 10 इन नंबर्स होते हैं ये। एग्जांपल वैलिन, लाइसिन, है ना, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है बेटा, टोटल 10 अमीनो एसिड होते हैं। 10 में से, सॉरी 10 नहीं होते, 20 होते हैं। 20 में से 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल जो हमारे लिए जरूरी है, जिनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। नॉन एसेंशियल जिनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, उनकी हमें बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं है ना। लाइक ग्लाइसिन तो लिख देना, हाँ, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, वो सब जो है वो एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल जो जरूरी है, जरूरी कौन से होंगे, जिनको बॉडी खुद से नहीं बना सकती। नॉन एसेंशियल जो जरूरी नहीं है, जिनको बॉडी खुद से बना सकती है। आगे मूव करते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। इनका क्या होता है भैया, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं और ये जनरली सोल्युबल इन वाटर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कीरेटिन, हमारे बालों में या फिर नेल्स के अंदर कीरेटिन नाम का प्रोटीन मिलता है, वो फाइब्रस प्रोटीन होता है। मायोसिन इन मसल्स। इसके अलावा जो भी एंजाइम्स हैं वो सब के सब एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इंसुलिन हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक मेरा फेवरेट है जो मैं एग्जांपल देने के लिए समझाता भी हूं, समझाने के लिए एग्जांपल भी देता हूं। इसका नाम है हेमोग्लोबिन इन ब्लड। हेमोग्लोबिन इन ब्लड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। ये नेचर पे क्लासिफिकेशन है। एसिडिक अमीनो एसिड किसे कहेंगे, दोज अमीनो एसिड इन विच नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप आर मोर देन अमीनो ग्रुप। एग्जांपल की बात करें, जैसे कि ये है, ये सी, ये सी डबल एच, इधर NH2, इधर H, और इधर CH2 CH, है ना। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें क्या है भाई, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड किसे कहेंगे, इन विच नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स आर मोर देन कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे कि ये तो एसिडिक हो गया, अगर ऐसे हो जाए, इधर हो जाए, ये क्या है भाई, इट इज नोन एज लाइसिन, इसे बोला जाएगा बेटा लाइसिन। और ये हमारे पास कैसा अमीनो एसिड है, ये हमारे पास एक बेसिक अमीनो एसिड होता है। सर इसको बेसिक क्यों बोला, क्योंकि इधर NH2 ग्रुप ज्यादा है। इसको एसिडिक क्यों बोला, कुछ इधर COOH ग्रुप ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन चार जिराफ ऐसे ही कुछ है इसका नाम। हाउ कैन चार जिराफ रूल बी यूज टू इन्फर दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स। चार जिराफ रूल बायो वाले तो बहुत अच्छे समझ पाते होंगे, है ना। चार जिराफ रूल क्या बोलता है, ये बोलता है ऑल डबल हेलिक्स DNA, जितने भी डबल हेलिक्स DNA होते हैं, will have the same amount of A and T and same amount of G and C। भैया T की बॉन्डिंग आपको पता होगा A के साथ होती है, T का A के साथ डबल बॉन्ड बनता है, G का C के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, A का T के साथ डबल बॉन्ड बनता है, G का C के साथ क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, और ये किस रूल के अकॉर्डिंग है, चार जिराफ रूल के अकॉर्डिंग है। चार जिराफ रूल क्या बोलता है कि जितने थायमाइन होंगे उतने ही एडेनिन होंगे, जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। बराबर नंबर होगा तभी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, अगर नंबर बराबर नहीं है, इफ दिस इज नॉट द केस देन द हेलिक्स इज सिंगल स्ट्रैंडेड, देन सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। अगला है DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA हेल्प्स इन द प्रोसीजर। कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प, देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में मैंने बताया था, बहुत जगह पर ये हमारी हेल्प करती है। जैसे पैटर्निटी का पता करना हो, भाई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और कोई एकदम से आगे बोल दे कि मैं इसका वारिस हूं, तो फिर कैसे वारिस देखा जाएगा। तो वहां पर DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दे, है ना, होता है ना फोरेंसिक लैब में, वो उस क्रिमिनल का बाल गिर गया, फिर उसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग हो गई। या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत तगड़े तगड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो उसमें बहुत डेथ हो जाती है, 40-50 बंदे मर गए। अब बॉडीज इतनी बुरी हालत में होती है कि नहीं पता चलता कौन कौन है, तो फिर फैमिलीज को कैसे बॉडी सौंपी जाती है, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प ली जाती है। अब क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज यूनिक फॉर अ पर्सन एंड इज जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स। देखो एक इंसान है, बहुत सारे बेसिस होते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो है एक सिंगल पर्सन के लिए सिंगल भी होता है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पता चलता है किसका, पैटर्निटी का। अच्छा, एक पर्सन के लिए एक खास बेस भी होता है, और इसके अलावा क्या भी होता है, हेरिडिटी इफेक्ट ट्रांसफर भी होते हैं, है ना। वो किसकी हेल्प से होते हैं भैया, डीएनए की वजह से। ये लिखा गया है, अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज यूनिक फॉर अ पर्सन एंड जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से इंडिविजुअल को, एंड इसी तरह से हमारी हेल्प करता है पैटर्निटी को डिटरमाइन करने में। अगला है, अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं बेटा कि ये काम आएगी बात, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है, ग्लाइको
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है, और ग्लाइकोसिडिक को आप लोग ऑक्साइड लिंकेज भी कह सकते हो। इसके अलावा जो हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, है ना। पेप्टाइड्स में दो से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो वहां पर आपको कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है, पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलती है। और पेप्टाइड लिंकेज को हम लोग C+O NH से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भाई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड होते हैं बेटा। जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं उधर आपको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखने को मिलती है भाई। कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। याद रखिए लिंकेज से रिलेटेड बातें बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल अकर व्हेन अ नेटिव प्रोटीन टू चेंज इन पीएच। एक नेटिव प्रोटीन है, नेटिव मतलब नेचुरल फॉर्म एक प्रोटीन है, अगर आप उसका पीएच चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, उसका सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसका इंटैक्ट रहेगा, अप्रभावित रहेगा, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल है कर्लिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ एग्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई विटामिन सी कांट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी को बॉडी में स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता है। विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुल जाता है, दैट्स व्हाई एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिन, है ना। विटामिन सी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी बिकॉज इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड गेट्स एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेट, पसीने के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोटाइड एंड अ न्यूक्लियोसाइड। देखो बेटा, न्यूक्लियोटाइड में आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी भाई, एक तो नाइट्रोजीनियस बेस, एक पेंटोज शुगर, और एक फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ऑन दी अदर हैंड न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड में आपको नाइट्रोजीनियस बेस एंड एक पेंटोज शुगर देखने को मिलता है। यही लिखा गया है, अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड अ नाइट्रोजीनियस बेस। अ न्यूक्लियोसाइड कंटेन शुगर एंड बेस विदाउट अ फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, कुछ डेफिशिएंसी डिसीज मैंने बता रखी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, जेरोथैल्मिया, इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोलते हैं इसको, रातों को कई बंदे अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है। विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी हो जाती है बेटा, एनीमिया हो जाता है, कन्वल्सन्स, कन्वल्सन मतलब होता है ना रग पे रग चढ़ गई, है ना, मतलब खून से रिलेटेड जो भी कमियां हैं वो विटामिन बी की वजह से होती है। विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी, स्कर्वी मतलब जब मसूड़ों से खून आने लगता है, एंड इसका बड़ा फेमस सोर्स है, खट्टी चीजों से मिलता है ये, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का निकनेम भी होता है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, रिकेट्स मतलब बेंडिंग ऑफ बोन्स। विटामिन ई, पुअर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, विटामिन ए की वजह से नहीं होता, ये के की वजह से होता है। ई की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, ये करती है मस्कुलर वीकनेस, है ना। अगर शारीरिक कुछ कमियां हैं तो विटामिन ई की कमी से है, और अगर ब्लड क्लोटिंग पुअर है, खून सही से गाढ़ा नहीं है, बहुत ही पतला खून है, वो नक्सीर आने लग जाती है ना, कई बार आपने नोटिस किया होगा, तो वो विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होता है भाई, अगर शुगर की बात करें, इसके अंदर होता है बीटा डी 2 डिऑक्सीराइबोज, इधर क्या होता है, बीटा डी राइबोज होता है। अगर मैं बात करूं बेसिस की, इसके अंदर होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन। अगर मैं प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में क्लासिफाई करूं, प्यूरिन होता है इसके अंदर ए एंड जी, एंड पिरिमिडिन में अगर मैं क्लासिफाई करूं, पिरिमिडिन में क्या होता है भाई, सी एंड टी, साइटोसिन एंड थाइमाइन। अगर मैं इधर बात करूं प्यूरिन, प्यूरिन में होता है इसके एडेनिन, गुआनिन, एंड पिरिमिडिन में अगर मैं लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा साइटोसिन एंड यूरासिल। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसकी बात करें
इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस में नहीं आते, मेन डिफरेंस में आ जाता है। डीएनए कहां देखने को मिलता है? डीएनए आपको देखने को मिलता है इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, है ना। जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और बाहर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए होता है। डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। एक पीढ़ी की प्रॉपर्टीज को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट चलिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, मैं 2 सेकंड का पॉज भी लूंगा। चलिए बेटा जी, इधर आंसर आ जाएगा ग्लाइकोजन। बाकी बात करें, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो? फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसिटेट, ये ओपन चेन से ही बनती है। 2,4 डीएनपी रिएजेंट, ये नहीं शो करता 2,4 डीएनपी रिएजेंट, बट ओपन चेन अगर करता तो ओपन चेन से ही करता। सिलर मिरर फॉर्मेशन, ये भी ओपन चेन से ही होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा फॉर्म क्या बताती हैं? अल्फा एंड बीटा फॉर्म बताती हैं इसके क्लोज स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आप सबको पता होगा अल्फा एंड बीटा फॉर्म में क्या होता है। फर्स्ट पोजीशन पे OH की पोजीशन डिफरेंट होती है, फर्स्ट कार्बन पे, एंड उन अल्फा एंड बीटा फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं, जिसमें कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, अभी किया था। ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ हमने क्या बना था? हमारे पास बन गया था ग्लूकोनिक एसिड, ऐसे ही बन गया था ना। जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है CHO, ये CHOH4 CH2OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन कर देता हूं किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये COOH CHOH4 एंड CH2OH, इसी को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट है, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर ग्लूकोज। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म, ये बात गलत है भाई, पहली ही बात गलत है ना। इट इज प्रेजेंट इन पायरानोज फॉर्म। फ्यूरानोज फॉर्म में कौन मिलता है? फ्यूरॉन फॉर्म में आपको मिलता है फ्रुक्टोज। उसके बाद इट इज एन एल्डोहॉक्सोज, सही बात है। इट डजंट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, नहीं देता, ये भी बात सही है। अच्छा, 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज मोस्टली साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट फॉर्म एनहेक्सेन व्हेन हीटेड विद HI, ये बात सही है। अगर ग्लूकोज को HI के साथ ट्रीट करोगे तो हमें एनहेक्सेन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई A एंड B। C6H12O6 का मतलब है कि यहां पर ग्लूकोज की बात हो रही है। यह है हमारे पास ग्लूकोज, अभी रिएक्शन करवाई ही है। बार बार क्यों करा रहा हूं? सो दैट कि 2-3 बार हो जाए तो रिएक्शन आपको याद हो जाए, फिर आपके पास कुछ एक्सक्यूज ना बचे कि हुआ नहीं था। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा? ये 5 टाइम्स ले लीजिए, तो भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO, ये हो जाएगा CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। और अगर आप लोग ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दोगे किसके साथ? HNO3 के साथ। HNO3 तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर सकता है भाई? इसको कन्वर्ट कर देगा, इधर आ जाएगा COOH, इधर हो जाएगा CHOH4, इधर COOH। इट इज नोन एज सैकरिक एसिड, ठीक है ना। तो देख लीजिए, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई सा भी सही नहीं लग रहा है मेरे को। तो ये लग रहा है मेरे को, तो D, है ना, D सही है, यही है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा।
इस रिएक्शन से एंड इस रिएक्शन से, रिएक्शन ए से एंड रिएक्शन बी से आप लोगों को क्या पता चल रहा है? कॉन्फिडेंस बूस्टर, मार्क बूस्टर सेम डे में आए हैं, आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। बताइए क्या बताता है ये। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज? सुक्रोज के बारे में कौन सी बात सही है? इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग, कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, गलत है। ये दोनों को ही रिड्यूस नहीं कर सकता। सुक्रोज इज द ओनली डाइसैकेराइड which is non-reducing sugar which can't reduce tolerance reagent and failing solution. अगला है, it undergoes mutation like glucose and fructose, नहीं, ये बात सही नहीं है। अच्छा, म्यूटारोटेशन क्या होता है? ग्लूकोज की एक स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है ना, कितनी होती थी वो? 52.5 समथिंग है ना, और फ्रुक्टोज की भी होती है -92.5 ऐसा कुछ है। जब हम इसको सोलवेंट के अंदर डालते हैं तो ये दोनों ही अपनी स्पेसिफिक रोटेशन को एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक लेके आ जाते हैं, एक मिलती जुलती वैल्यू तक लेके आ जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अच्छा, सुक्रोज के अंदर ये नहीं होता है। इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये बात सही है, कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो जाता है, सुक्रोज की कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो जाता है अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। इट इज लैबोरेटरी इन नेचर, ये बात गलत है, लैबोरेटरी नहीं होता है, डेक्स्ट्रोरेटरी होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि डेक्स्ट्रोज, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि डेक्स्ट्रोज किसके लिए यूज किया जाता है? डेक्स्ट्रोज वर्ड यूज किया जाता है ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरेटरी, सुक्रोज भी डेक्स्ट्रोरेटरी, बट डेक्स्ट्रोज वर्ड ग्लूकोज के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। आगे आ जाइए, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ये क्या है? दीज आर एनोमर्स, है ना, ये क्या है भैया? एनोमर्स है। डाइसैकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर, सुक्रोज तो नहीं होता, लैक्टोज एंड माल्टोज होगा भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, फ्रुक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सत्य है। फ्रुक्टोज डजंट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, ये असत्य है। असर्शन सही हो, रीजन गलत हो, देन वी यूज सी। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सही बात है। इट हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बात भी सही है। अब देखो बेटा, कई बुक्स में इसका आंसर ए दे रखा है, बट मुझे लगता है इसका आंसर बी होगा। मैं बताता हूं क्यों लगता है मुझे, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो लैक्टोज में भी है, माल्टोज में भी है, बट स्टिल दे आर रिड्यूसिंग शुगर। देखिए, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से तो नहीं है ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है ये? क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी इधर आंसर आएगा बी, क्योंकि दोनों बातें सही है बट लिंक नहीं है। बट अगर कोई बायो का बच्चा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सके तो बता देना भाई। मुझे इसका आंसर बी लगता है। रीजन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने की वजह से नॉन रिड्यूसिंग नहीं है ये, है ना, इसके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप नहीं है ना, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो माल्टोज एंड लैक्टोज में भी है, स्टिल दे आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, बाकी बायो वाले बच्चों के आंसर का इंतजार रहेगा, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, नॉट ट्रू। ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन, यही बात गलत लिख रखी है। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, सही बात है। एंजाइम रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात सही है। एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही तो कम करते हैं, तभी तो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अगला है, दे आर स्पेसिफिक, ये भी बात सही है। नेक्स्ट पूछा गया है, अमीनो एसिड्स आर, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर क्यों होते हैं सर ये? क्योंकि इनके पास एसिडिक ग्रुप भी होता है, बेसिक ग्रुप भी होता है। जैसे हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो ज्यूटर आयन बन जाता है, एक डाइपोलर आयन बन जाता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर पाएगा, बेस के साथ भी रिएक्ट कर पाएगा। आगे है, द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड। सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। 4 स्ट्रक्चर होते हैं। सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। शेप ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शेप होती है। फर्दर फोल्डिंग अगर हो जाए सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, उसे टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट, सब यूनिट मतलब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन की स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। कडलिंग ऑफ मिल्क, कडलिंग ऑफ मिल्क क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। अल्फा हेलिक्स क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक यहां पर क्या है ये?
ये बात सही लिख रखी है ना। पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन, पेप्टाइड लिंकेज कहां देखने को मिलती है बेटा आपको? प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलती है। अगला है प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। अगला है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे कि सर प्रोटीन में तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सही बात है, प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, बट ये जो अल्फा हेलिक्स चेन है, इन चेन के बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बीटा प्लीटेड शीट है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों बातें सही हैं बट लिंक नहीं है, तो बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट विटामिन सी। विटामिन सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? एस्कॉर्बिक एसिड। एनसीईआरटी के टेबल में भी लिखा हुआ है ये पॉइंट। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिन आर कॉमन। बताइए क्या होता है कॉमन? एडेनिन एंड गुआनिन। मैं आपको बता देता हूं, प्यूरिन, प्यूरिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है पिरिमिडिन। एक सर ना बायो पढ़ाते हो, डर सा भी लगता है कहीं मैं गलत ना कर दूं। और बच्चे, बात यह है कि बच्चे मेरी गलती पकड़ लेते हैं। चाणा चोर वो होता है जिसकी चोरी पकड़ी ना जाए, मेरी चोरी भी साथ के साथ पकड़ लेते हैं बच्चे, फिर बोलते हैं सर ये नहीं होना था, ये नहीं होना था। ये होता है ना, प्यूरिन होता है एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडिन होता है CTU, जिसमें C सबके अंदर पाया जाता है, T सिर्फ DNA के अंदर होता है, U सिर्फ RNA के अंदर होता है। ठीक है। द विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, B और C स्टोर नहीं हो सकते, इसके अलावा A, D, E एंड K कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग, और इनको मैच करना है, थोड़ा सोच समझ के मैच करना है भाई। अमीनो एसिड प्रोटीन से भी रिलेटेड है, ज्यूट्राइन से भी रिलेटेड है। अमीनो एसिड जनरली ज्यूट्राइन की फॉर्म में बना दो। थाइमाइन, थाइमाइन सिर्फ आपको DNA के अंदर पाया जाता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किसके अंदर पाई जाती है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। फोर्थ का B, सब में B ही दे रखा है। थर्ड का A दो ऑप्शन में दे रखा है। थाइमाइन DNA से रिलेटेड है, सेकंड का C। राइट आंसर इज द, है ना, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ आपको न्यूक्लियोटाइड में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? अ नाइट्रोजनियस बेस एंड अ पेंटोज शुगर। अगला, द बेस विच इज प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA। DNA में क्या पाया जाता है जो RNA में नहीं पाया जाता? थाइमाइन। और RNA में क्या पाया जाता है जो DNA में नहीं पाया जाता? ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और यहाँ पर इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। स्टिल आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, और मैंने इस चैप्टर के डायमंड क्वेश्चन भी करा रखे हैं, जिसमें NCERT के 15-20 क्वेश्चन कवर करा रखे, आप उनको भी देख सकते हो। प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना, एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, जोश हाई रखिए, क्योंकि कल और वीडियोज आ रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।